हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। ये आपकी बुक 3 है। बुक 3 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसके माध्यम से आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। हिस्ट्री के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए लगभग, ठीक है, आप उनको चेक कर सकते हो और बच्चे कुछ चैप्टर भी एक दो दिन में आपके आ जाएंगे। साथ के साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी ऐसे ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं जो आपको CUET में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का। परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन। परमानेंट सेटलमेंट जो लाया गया था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ध्यान रखना, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे अंग्रेजों के टाइम पर। एक था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था। इसको सबसे पहले कौन सी जगह पर इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था? तो इसको सबसे पहले बंगाल में लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंप्लीमेंटेड इन। परमानेंट सेटलमेंट को किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था? 1793 में इंप्लीमेंट किया गया था। इस चैप्टर में एक टर्म यूज किया गया, राजा। राजा जो शब्द है इसमें से किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो जो पावरफुल जमींदार हुआ करते थे, पावरफुल जमींदार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, राजा। जमींदारी ऑक्शन वाज हेल्ड इन बर्दवान इन द ईयर। बर्दवान में जो जमींदारी का ऑक्शन, जो नीलामी हुई थी जमींदारी की, वो किस साल में हुई थी? 1797 में हुई थी। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंप्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था लाया गया था लैंड रेवेन्यू का, इसको बंगाल में कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने इसको इंप्लीमेंट किया था? उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस कह लो या लॉर्ड कॉर्नवालिस कह लो, एक ही बात है ना। ब्रिटिश यूज्ड द वर्ड रैयत। ब्रिटिशर्स ने इस वर्ड को, रैयत वर्ड को, किसके लिए इस्तेमाल किया? तो रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स, किसानों को पीजेंट कहा गया है ना, रैयत। द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिच पीजेंट। रिच पीजेंट्स को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था जोतदार्स। जोतदार का मतलब होता है रिच पीजेंट जो हुआ करते थे, उनको हम जोतदार बोलेंगे। ऑफिसर कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार वाज कॉल्ड। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यक्ति भेजती थी और जमींदार के पास, और जमींदार से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके लाता था। तो उस ऑफिसर का नाम था अमला। क्या नाम था? अमला, ऑफिसर का नाम, ठीक है, अमला। और हु वाज द लीडर ऑफ संथाल रिवेलियन। संथाल जो रिवेलियन हुई थी, संथाल जो विद्रोह हुआ था, उसके लीडर थे सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी जो थे संथाल रिवेलियन के लीडर थे। डेक्कन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब सबमिट करी थी? 1878 में डेक्कन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करी। बिफोर द रेलवे एज विच टाउन वाज ए कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन फ्रॉम द डेक्कन। तो रेलवे के आने से पहले डेक्कन वाले एरिया से, इंडिया का जो नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं डेक्कन वाला एरिया, तो डेक्कन से कहाँ से कॉटन ले जाया जाता था? तो उस जगह का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक यूपी में, एक ये मिर्जापुर डेक्कन साउथ में है ना। सिविल वॉर ब्रेकआउट इन अमेरिका। अमेरिका में सिविल वॉर कब होता है? तो अमेरिका में सिविल वॉर 1861 में होता है। सिविल वॉर में क्या होता है? वहीं पर आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। डैश वाज द टर्म ऑफन यूज टू डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार। तो किस टर्म को हम यूज करेंगे पावरफुल जमींदार के लिए? तो वो है राजा। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय डैश टू फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। तो परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंप्लीमेंट करवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंप्लीमेंट करवाया था। कॉर्नवालिस वाज द डैश ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड देयर इन 1793। इसको 1973 को क्या करना है? 1793, ठीक है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है। तो परमानेंट लोग, कॉर्नवालिस कौन थे? तो कॉर्नवालिस उस समय थे गवर्नर जनरल बंगाल के, जब परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था कहाँ पे? बंगाल में। डैश वर्ड यूज टू डेजिग्नेट पीजेंट्स इन द ब्रिटिश रिकॉर्ड। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में पीजेंट की जगह पे ब्रिटिश क्या इस्तेमाल करते थे? रैयत वर्ड का इस्तेमाल करते थे। डैश वर्ड लिटरली मीन वन हु विल्ड्स द लाठी और स्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ में लाठी रखता है या स्टिक रखता है, उसको वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है लठियाल। लठ गांव में सुना होगा आपने, लठ मतलब लठ वाले, है ना। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। परमानेंट सेटलमेंट कब ऑपरेशन में आया? 1793 में। अब देखो कई क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो यूँ समझ लेना रिवाइज हो रहा है आपका, ना, चिंता ना करें। वर्तमान में ऑक्शन 1970 में हुआ था। तो किस चीज़ का ऑक्शन हुआ था? ईस्टेट। ईस्टेट या जमींदारी लिख सकते हो। कचहरी का मतलब क्या होता है? कचहरी का मतलब होता है कोर्ट। जमींदार क्यों, मतलब रैयत जो है जमींदार को क्यों पैसा नहीं दे पाते थे, अपना ड्यू नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे? उसके 2 रीजन थे। एक तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम होती थी और दूसरा फसल जो है बहुत खराब होती थी, बैड हार्वेस्टिंग होती थी। रिच रैयत को क्या बोलेंगे? जोतदार। 5th रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1813 में।
व्हाट वाज द गवर्नर जनरल हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? चार्ल्स कॉर्नवालिस। हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब चल रहा था अमेरिका में, उस समय ब्रिटिश के कमांडर कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस ही थे। हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बर्धमान के राजा कौन थे? राजा तेज चंद, है ना। द ब्रिटिश मेड द सेटलमेंट विद द राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल एंड क्लासिफाइंग देम एज। तो अंग्रेजों ने क्या किया जब परमानेंट सेटलमेंट किया तालुकदार और राजाओं के साथ, तो अंग्रेजों ने राजा और तालुकदारों को क्या बोला कि भाई अब तुम जमींदार हो, है ना, तुमको क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है और हमें देना है। वेयर डिड द रिवोल्ट स्टार्ट इन डेक्कन। डेक्कन में किस जगह पे रिवोल्ट स्टार्ट होती है? सूपा नाम के विलेज में स्टार्ट होती है। राजमहल हिल्स में कौन रहता था? तो आपको पता है बंगाल के पास यहाँ पे राजमहल हिल्स है। इन राजमहल हिल्स में कौन रहता था? पहाड़िया लोग रहते थे। पहाड़िया, ओरिजिनली पहाड़िया यहीं पे रहते थे। बाई हुम वाज ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड ऑफ जोतदार प्लोड। तो जोतदार जो होते थे, रिच पीजेंट जो हुआ करते थे, उनकी जमीन को कौन मतलब खेती करता था? तो ये करते थे शेयर क्रॉपर्स। पहाड़िया लोगों की लाइफ का सिंबल क्या है? हो। संथाल लोगों की पावर का सिंबल क्या है? प्लो। तो ध्यान रखना, संथाल की पावर का सिंबल है प्लो और पहाड़िया की पावर का सिंबल है हो एंड प्लो का वॉर भी स्टार्ट होता है, आपको पता होगा ना। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग डिड पहाड़िया डू। पहाड़िया जो लोग थे किस टाइप की फार्मिंग करते थे? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ओल्ड टेक्निक। एक जगह पे खेती करना, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। ज्योग्राफी में आपने पढ़ ली होगी। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग डिड संथाल डू। संथाल किस तरह की फार्मिंग करते थे? ये परमानेंट फार्मिंग करते थे, शिफ्टिंग नहीं करते थे। व्हेन डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल। आप सबको पता है 1764 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने मुगल एम्परर को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, अवध के नवाब को हरा दिया था। और उसके बाद 1765 में ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसी ट्रीटी से अंग्रेजों को मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1765 में। तो हम कह सकते हैं दीवानी राइट जो मिले अंग्रेजों को कब मिले? 1765 में। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार को हम बोलते हैं दीवानी राइट। फ्रॉम वेयर वॉज कॉटन इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन बिफोर 1860s। 1860s से पहले, क्योंकि 1860s में आपको पता है अमेरिका में सिविल वॉर हो जाता है तो अंग्रेजों को कॉटन मिलना वहाँ से बंद हो जाता है ना। और उसके बाद 1860 के बाद अंग्रेज भारत से कॉटन परचेज करते हैं। मगर 1860 से पहले अंग्रेज कहाँ से कॉटन मंगाते थे? तो अमेरिका से मंगाते थे। संथाल कौन थे? राजमहल हिल्स में ये सेटल हो गए थे संथाल, और ये परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे प्लोइंग करके। पहाड़िया कौन थे? पहाड़िया राजमहल हिल्स में रहने वाले ओरिजिनल लोग थे और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ही यूज करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। हाउ मच कॉटन वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ड्यूरिंग सिविल वॉर इन अमेरिका। जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1861 के टाइम पर, तो इंडिया, अब देखो उससे अमेरिका से कॉटन आना बंद हो गया था तो अंग्रेज इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते थे। और कितना इंपोर्ट? 90% जो अंग्रेजों का कॉटन आ रहा था वो इंडिया से ही आ रहा था। हाउ वर द मनी लेंडर्स वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स टू दी कंट्री साइड। जो मनी लेंडर्स थे वो कैसे कस्टमरी लॉज को वायलेट कर रहे थे गाँव की साइड में? तो वो क्या करते थे, जो नियम बना रखा था कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। मान लो आपने अमाउंट दिया है 100 रुपये लोन पर, तो आप इसकी ब्याज 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये मनी लेंडर क्या कर रहे थे नालायक, 100 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज ले रहे थे उससे 200 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो यही मतलब गड़बड़ी ये कर रहे थे। संथाल पीपल बंगाल में कब आए थे? 1780s में आए थे। पहाड़िया लोगों का क्या क्या ऑक्यूपेशन था? पहाड़िया लोग अपनी कैसे रोजी रोटी चलाते थे? तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, फूड गैदरर थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे, सिल्क वॉर मिररिंग थे। तो ये 4-5 काम सब पहाड़िया लोग करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, फूड गैदरिंग करना, चारकोल प्रोड्यूस करना, सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना। सनसेट लॉ क्या है? देखो आपको पता है अंग्रेज, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है तुम्हारा जमींदार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को बोल दिया कि भैया आपको हमें टैक्स कलेक्ट करके देना है, फिक्स कर दिया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। और इन्होंने बोल दिया कि आपको इस डेट को आपको ये हमें टैक्स हमें जमा कराना है साल में, और वो भी सूरज अस्त होने से पहले, सनसेट होने से पहले जमा कराना है। तो अंग्रेजों ने किसको? जमींदार को बोला कि आपको अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करके हमें इस डेट को सनसेट होने से पहले जमा कराना है। इसी को बोलेंगे सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ कौन लेके आया था? अंग्रेज लेके आए थे। सनसेट लॉ का मतलब ये था कि स्पेसिफिक डेट को आपको सनसेट होने से पहले आपको क्या करना है,
टैक्स जमा कराना है, नहीं तो तुम्हारी जो जमींदारी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, मतलब नीलाम कर दिया जाएगा। तो देखो सनसेट लॉ अंग्रेज लेके आए थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन। अगर स्पेसिफिक डेट को आपका पेमेंट नहीं आया सनसेट होने से पहले तो जमींदारी आपकी चली जाएगी। वाई द रिपोर्ट वाज रेफर टू फिफ्थ रिपोर्ट। रिपोर्ट को फिफ्थ रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि भैया ये फिफ्थ रिपोर्ट 5वें नंबर की रिपोर्ट थी जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज से संबंधित थी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उसकी एक्टिविटीज और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर रखने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती थी। तो ये वाली रिपोर्ट 5वें नंबर की थी, इसलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया था। अमला कौन थे? अमला एक ऑफिसर हुआ करता था। अमला वाज एन ऑफिसर ऑफ जमींदार हु केम टू विलेज एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन टू कीप आई ऑन दी प्रोसेस। अमला एक ऑफिसर हुआ करता था जो विलेज में आता था जब रेंट कलेक्शन होता था तो उस प्रोसेस पे ध्यान रखते थे। व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल रिवोल्ट इन डेक्कन। डेक्कन में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? डेक्कन में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए एक तो पुलिस पोस्ट स्टेब्लिश कर दी इन्होंने गांव के लोगों को डराने धमकाने के लिए, और ट्रूप्स बुला लिए, ट्रूप्स को मतलब सेना बुला ली, और इस दौरान 951 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और कई सारे लोगों को तो इन्होंने दोषी भी ठहरा दिया है। कन्विक्टेड मतलब उनको दोषी ठहरा देना। व्हाट वाज फिफ्थ रिपोर्ट एंड व्हेन इट वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फिफ्थ रिपोर्ट भैया 5वें नंबर की रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटीज थी और प्रैक्टिसेस जो होती थी उन पर मतलब रिपोर्ट तैयार की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट की गई थी। पहाड़िया लोग कौन थे, कैसे अपनी लाइवलीहुड कमाते थे? तो राजमहल हिल्स में रहने वाले ट्राइबल लोगों को हम बोलेंगे पहाड़ियाज, और ये पहाड़ियों में भी हिली नीचे वाले एरिया में रहते थे। जैसे ये पहाड़ी है तो उसका नीचे वाला जो एरिया है उसको हम बोलेंगे फुट हिल, तो नीचे वाले एरिया में रहते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ये पूरी तरह से डिपेंड रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। हाउ डिड ब्रिटिश कंट्रोल द जमींदार्स। ब्रिटिश जमींदार्स को कैसे कंट्रोल करते थे? तो ब्रिटिश ने क्या किया, जमींदारों की जो ट्रूप्स थी उसको डिसबैंड कर दिया और उनकी जो कस्टमरी ड्यूटीज थी उनको अबॉलिश कर दिया, मतलब उनको बोल दिया कि अब तुम कोई काम नहीं करोगे, हम जो कहेंगे वही करोगे, तुम्हारा पुराना काम खत्म। तो ऐसे करके उनकी पावर को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जमींदार के जो कोर्ट हुआ करते थे वो कंपनी के अंडर में आ जाते हैं और कंपनी ने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया, बोला कि ये कलेक्टर देखेगा अब यहाँ पे अपना जो कोर्ट बोर्ड का सिस्टम है, और जमींदारों को इससे फ्री कर दिया। लठियाल क्यों हुआ करते थे? तो जमींदार के जो मसलमैन हुआ करते थे, जमींदारों के जो लठ वाले जो लोग हुआ करते थे, पहलवान टाइप के जो लोग हुआ करते थे उनको बोलेंगे लठियाल्स। तो पहले आर्मी तो थी नहीं, ये लठ वाले लोग ही हुआ करते थे, वेपन्स भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास पहले। महल का मतलब क्या है? तो ईस्टेट ओन बाई जमींदार हु वर कॉल्ड राजा लोकली। तो मतलब एक बड़ा जो जमींदार हुआ करता था उसके पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी स्टेट है, जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया को बोल देंगे एक महल। क्या बोल देंगे? महल। महल मतलब एक तो होता है वो पैलेस है ना, वो अलग महल है। यहाँ पे कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबको मिला के बोलेंगे कि महल। रैयत वाली सिस्टम का मतलब क्या है? तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हम रैयत वाली सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता था, टैक्स डायरेक्टली अंग्रेजों को दिया जाता था। तो कल्टीवेटर मतलब जो किसान होते थे डायरेक्ट टैक्स देते थे किसको? अंग्रेजों को। देखो पहला सिस्टम कैसा था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने जमींदार अपॉइंट कर दिया और जमींदार रैयत से टैक्स लेते थे। तो रैयत पहले जमींदार को टैक्स देता था और जमींदार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जमींदार एक बिचौलिए की तरह काम करता था। रैयत वाली सिस्टम में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर है रैयत। रैयत मतलब किसान, तो किसान सीधा टैक्स किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब बिचौलिया का काम खत्म। तो ये वाला सिस्टम कहाँ पे लाया गया था? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पे तो हो जाएगी मद्रास, यहाँ पे हो जाएगा बॉम्बे, मद्रास बॉम्बे। और ये कलकत्ता वाली जगह पर यहाँ पे लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था, है ना। वेयर कॉलोनियल रूल्स वार सेटअप। तो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट सेटअप, मतलब कॉलोनी, मतलब अंग्रेजों ने जो कॉलोनी स्टैब्लिश की, भारत को कॉलोनी बना लिया। तो अंग्रेजों का जो शासन है सबसे पहले किस जगह पे भारत में स्टार्ट हुआ था? तो वो था बंगाल। हु वाज द मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में मोस्ट पावरफुल कौन हुआ करते थे? जोतदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वे डिड फ्रांसिस बुकानन ट्रेवल। फ्रांसिस बुकानन ने कहाँ पे ट्रेवल किया था? राजमहल हिल्स में ट्रेवल किया था। पहाड़िया लोग क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म रियरिंग करते थे। डाइकूज किसको कहा गया है? मनी लैंडर्स वर कॉल्ड डाइकूज। मनी लैंडर्स को ही डाइकूज कहा गया है, डाइकूज। डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो कौन है? तो डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ आइडियाज देते हैं लैंड रेंट के बारे में। दामिने को क्या है? दामिने को एक जमीन है जो संथालों के लिए डिमार्केट कर दी गई थी 1832 में अंग्रेजों के द्वारा, जिसको बोला गया दामिने को। मतलब इस वाली जगह पर कौन रहेंगे? संथाल रहेंगे बस।
वाई डिड द ब्रिटिश इनकरेज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अंग्रेज क्यों फॉरेस्ट को क्लियर करवाना चाहते थे? सीधी सीधी बात है, जितने ज़्यादा एरिया पे खेती होगी उतने ही ज़्यादा अंग्रेजों को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो ज़्यादा टैक्स मिले इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करो ताकि उस पर ज़्यादा कल्टीवेशन की जा सके, खेती की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारे बच्चे रिमेनिंग जो भी चैप्टर हैं आज कल में आपको पूरे मिल जाएंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऑल दी बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 रिबेल्स एंड द राज। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 हिस्ट्री, और इसके हम देखने वाले हैं MCQs, इसके हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके हम देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्लस आपका जो CUET का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं रिबेल्स एंड राज। इससे पहले बाकी चैप्टर्स के मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी आपकी दे रखी है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, 1857 की क्रांति किस जगह से स्टार्ट होती है? आप सबको पता, मेरठ से स्टार्ट होती है, और डेट क्या थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन यही है आपका, द बिगिनिंग डेट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। बिगिनिंग जो है 1857 की जो रिवोल्ट की शुरुआत कब मानी जाती है? 10 मई को मानी जाती है, राइट। आफ्टर रीचिंग दिल्ली, सिपाही डिक्लेयर देयर लीडर। अब आपको पता है मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को। 11 मई को जो सिपाही थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं, और दिल्ली पहुँच के वो अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। ध्यान रखना, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर बन जाते हैं लीडर ऑफ 1857 की रिवोल्ट। फिरंगी शब्द कौन सी भाषा का है? ये फिरंगी शब्द जो है पर्शियन लैंग्वेज का है। ठीक है, फिरंगी। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द विलेजर्स इन द परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश वॉज। उत्तर प्रदेश का जो परगना है बरौत, वहाँ पर गांव वालों को इकट्ठा करने वाला या ऑर्गेनाइज करने वाले लीडर का नाम बताओ, तो वो है शाहमल। लीडर ऑफ कोल ट्राइब इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसके आसपास जो कोल ट्राइब रहती है उनका लीडर कौन था? गोनू। राइफल हुज कार्ट्रिज वर डिस्कस्ड इन टू कंटेन काव एंड पिग फैट। 1857 के दौरान आपको पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी, एक राइफल फेमस थी जिसके कारतूस में काव और पिग इसका फैट भरा हुआ था, तो वो थी इनफील्ड राइफल्स। द टाइम ऑफ द 1857 रिवोल्ट, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है ना। द लॉ डिक्लेयरिंग प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल वॉज मेड इन। सती प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1829 में बनाया गया था। ठीक है। ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, दिस वॉज सेड बाई। तो एक चेरी जो एक दिन हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, ये किसने कहा? यहाँ पे चेरी शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखना, अवध के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा पहली बात तो स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इन्होंने अवध के बारे में कहा था अवध वो चेरी है जो एक दिन हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। और माउथ का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर। इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका इमीडिएट रीजन क्या था? तो इमीडिएट रीजन था कार्ट्रेज विद फैट, जो मतलब कारतूस थे उनमें फैट भरी हुई थी गाय की और सुअर की, राइट। हु लेड द रिबेल्स इन कानपुर। कानपुर में रिबेल्स मतलब विद्रोही जो मतलब थे उनको कौन लीड कर रहा था? नाना साहेब लीड कर रहे थे, राइट। जमींदार कुंवर सेन कहाँ से संबंधित है? तो पहली बात है आरा से संबंधित है। आरा जगह है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में है आरा नाम की जगह। वेयर वॉज द नवाब ऑफ अवध? वाजिद अली शाह सेंट आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम थ्रोन एंड एक्सपेल्ड। तो जो नवाब थे अवध के उनको गद्दी से हटाने के बाद कहाँ पर भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था कलकत्ता। द विच गवर्नर जनरल डिवाइज्ड द सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, राइट। तो डिवाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना किसी चीज़ को। तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को डिवाइज किया था? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। सब्सिडरी अलायंस बहुत ही डेंजरस पॉलिसी जिसके तहत कई सारे प्रिंसली स्टेट को अंग्रेजों ने अपना पपेट बना लिया था। विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द फर्स्ट यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट करवाया था? हेनरी हार्डिंज, राइट। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी वाज कॉल्ड। किस जगह को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा गया था? मतलब कि ये वो जगह जहाँ से जवान भेजे जाते हैं बंगाल में, तो वो था जगह अवध, है ना।
हूँ वाज द पेंटर ऑफ रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम की जो पेंटिंग है, इसके पेंटर कौन थे? तो भैया थॉमस जोन्स बार्कर। थॉमस जोन्स बार्कर, बार्कर जो थे रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग के पेंटर थे। विच इंडियन ऑथर रॉट लाइन्स, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारी हिंदी की महान कवयित्री, इन्होंने लिखी है ना। हु वाज द कैप्टन ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट। अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे जब रिवोल्ट हुई थी? तो कैप्टन हियर से, है ना। तो ये रहे एमसीक्यू। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द लेट इन आफ्टरनून ऑफ डैश सिपोय इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। तो लेट इन आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857 को जो सिपोय थे मेरठ कंटोनमेंट के, छावनी के, कंटोनमेंट का मतलब है छावनी, इन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, फिरंगी टर्म पर्शियन ओरिजिन पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड। फिरंगी जो है एक पर्शियन ओरिजिन का शब्द है जो फ्रैंक वर्ड से लिया गया है और इसी फ्रैंक वर्ड के नाम पर बना है फ्रांस। क्या बना है? फ्रांस, यहीं से लिया गया है फिरंगी। एट द एंड, अच्छा, फ्रांकियोस सिस्टर वॉज नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन। फ्रांकियोस की जो सिस्टर थी वो नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर थी, कहाँ की? सीतापुर की। एट द एंड ऑफ 1858 व्हेन द रिवेलियन कोलैप्स्ड नाना साहेब एस्केप्ड। जब विद्रोह खत्म हो जाता है, 1857 की रिवोल्ट खत्म हो जाती है, तो 1858 के एंड में नाना साहेब भाग के कहाँ चले जाते हैं, या मतलब निकल के बच के कहाँ चले जाते हैं? तो नेपाल चले जाते हैं। नाना साहेब वाज द सक्सेसर ऑफ डैश ऑफ कानपुर। नाना साहेब किसके सक्सेसर थे? तो पेशवा वाजीराव सेकंड। मौलवी डैश वाज वन ऑफ द मैनी मौलवीज हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन से मौलवी थे जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? वो थे अहमदुल्ला शाह, लोकली एक्नोलेज्ड एज राजा। शाहमल टुक ओवर द बेंगलो ऑफ इंग्लिश ऑफिसर, टर्न इट इनटू ए डैश। तो लोकली मतलब राजा के नाम से जाने जाते थे। शाहमल ने क्या किया? अंग्रेज ऑफिसर के बंगले को किस में कन्वर्ट कर दिया? हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना। डैश वाज द डेजिग्नेशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। तो प्रिंसली स्टेट में एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसको हम बोलते थे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। द एटीट्यूड ऑफ तालुकदार्स वॉज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाई हनुमंत सिंह द राजा ऑफ डैश न्यू नियर रायबरेली। ये रायबरेली RAI है ना, रायबरेली। तो जो तालुकदार्स के जो एटीट्यूड था उसको एक्सप्रेस किया जाता बहुत बढ़िया तरीके से राजा हनुमंत सिंह के द्वारा, जो कहाँ के थे? राजा ऑफ काला कंकर, है ना। डैश वाज कॉल्ड नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध को बोला जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। द सब्सिडरी अलायंस डिवाइड बाई लॉर्ड वेलेस्ली हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अवध। तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो 1798 में आई थी, इसको अवध में कब लागू किया गया था? 1801 में लागू किया गया था। द पेंटर ऑफ डैश इज जोसेफ नोएल पैटोन। तो जोसेफ नोएल पैटोन किस पेंटिंग के पेंटर थे? तो ये थे इन मेमोरियम वाले के ना। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड ऑन डैश इन लखनऊ। लखनऊ में रिवोल्ट कब स्टार्ट हुई थी? 30 मई को स्टार्ट हुई थी लखनऊ में रिवोल्ट, राइट। विच रिवोल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कौन सी रिवोल्ट को जाना जाता है? 1857। 1857 की रिवोल्ट के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर भी लिख के आ सकते हो, या बहादुर शाह सेकंड भी लिख के आ सकते हो, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। ये भी आप ध्यान रखना। एट विच प्लेस म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन 10 मई 1857। किस जगह पर म्यूटनी स्टार्ट हुई थी? मेरठ में स्टार्ट हुई थी। म्यूटनी का मतलब ये विद्रोही है ना, अंग्रेजों ने इसको म्यूटनी बोला था, हम इसको रिवॉल्यूशन बोल रहे थे, राइट। इन बिहार हु लेड द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। बिहार में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को? तो कुंवर सिंह, जो आरा से आते हैं ना। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का एकदम जो तत्कालीन कारण क्या था? वो था कार्ट्रेज का इशू। और ऐसा माना जाता था कि कार्ट्रेज जो है उसमें का और फिक का फैट भरा हुआ है, और सिपाही जो है उसको चबाकर पहले चबाते हैं, फिर उसको कारतूस में उसमें राइफल में लोड करते हैं, तो इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ये इमीडिएट रीजन था। व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज अडॉप्टेड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी लेके आए? तो अंग्रेज कुछ पॉलिसी लेके आए, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए, ताकि इंडियन सोसाइटी में वो बदलाव ला सकें। सती प्रथा कब लाई गई थी और किसके अंडर में लाई गई थी? तो सती प्रथा को 1829 में लाया गया था, और लाने वाले जो अंग्रेज थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुंवर सिंह कौन थे? लोकल जमींदार थे आरा बिहार के, जो 1857 के लीडर बन जाते हैं बिहार में। हु वर द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट
ऑफ 1857 इन कानपुर एंड झांसी। कानपुर और झांसी में नेता कौन थे, लीडर कौन थे जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? तो कानपुर में तो थे नाना साहेब जो सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, राइट। हु बिकेम द लीडर ऑफ अवध ड्यूरिंग द रिवोल्ट? तो अवध के लीडर कौन बन जाते हैं? तो अवध के लीडर बन जाते हैं ब्रिटिश कादर जो नवाब वाजिद अली शाह के यंग बेटे थे, है ना। क्योंकि वाजिद अली शाह को तो कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता भेज दिया जाता है एग्जाइल पर। किस पर? एग्जाइल पर, है ना। नेम द 5 सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुई थी? तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ये मेन सेंटर हैं, राइट। और नॉर्मली क्या है, जो 1857 की जो रिवोल्ट थी वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी, साउथ में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। ऑन वॉट डेट एंड वेयर म्यूटनी वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश? किस डेट को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और मेरठ से स्टार्ट होती है। चार्ल्स बॉल कौन थे? चार्ल्स बॉल एक अर्लीस्ट हिस्टोरियन है जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट के बारे में लिखा, चार्ल्स बॉल। व्हेन डिड द सिपॉइज अराइव एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट इन 1857? तो 1857 में रेड फोर्ट की गेट पर अंग्रेज मतलब सिपॉइज कब आए थे? तो ये देखो 10 मई को रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर? मेरठ में। और 11 मई को ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली पहुँच जाते हैं रेड फोर्ट के गेट पर, और ये मिलते हैं फिर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? यही है, बहादुर शाह जफर, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति है ना, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो जो एरिया है ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा, वो जो किंगडम है ब्रिटिश एम्पायर मिल जाएगा। तो ये जो पॉलिसी थी ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। विच स्टेट वाज कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश ऑन द इश्यू ऑफ मिस गवर्नेंस? मिस गवर्नेंस के नाम पर कौन से स्टेट को अंग्रेजों ने मिला लिया था? वो था अवध। हु वाज द नवाब ऑफ अवध व्हेन इट वाज कैप्चर्ड इन 1850? जब 1850 में अवध को कैप्चर किया गया था तो नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। हु लेड द रिवोल्ट इन अवध? अवध में कौन लीड कर रहे थे? तो अवध में जो रिवोल्ट थी इसको लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल और उसके बेटे ब्रिजेश कादरी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर किस स्टेट को कैप्चर कर लिया गया था? तो झांसी। हु सेड अवध इज जस्ट लाइक ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे? ये किसने कहा था? अवध एक चेरी की तरह जो हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, है ना। और हु स्टार्टेड एंड व्हेन स्टार्टेड सब्सिडरी ऑफ अलायंस? सब्सिडरी ऑफ अलायंस वाली जो पॉलिसी है किसने और कब स्टार्ट करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करी थी 1798 में। नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल के लिए कहाँ भेजा गया था? तो कलकत्ता में भेज दिया गया था इनको। किसने कहा खूब लड़ी मर्दानी? वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। हाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्वायर्ड लेजिटिमेसी? 1857 की रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मतलब वैधानिकता कैसे प्राप्त होती है? तो जब मुगल एम्परर बहादुर शाह ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम रिवोल्ट को लीड करेंगे, तब जाके जो है रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मिल जाती है। और अब रिवोल्ट को मुगल एम्परर के नाम पर कैरी आउट किया जा रहा था कि हाँ भाई ये रिवोल्ट है, इसको लीड कर रहे हैं मुगल एम्परर। और इस प्रकार 1857 की रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मिल जाती है, वैधानिकता मिल जाती है, लोग इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ भाई अब रिवोल्ट को कोई और लोग लीड नहीं कर रहे, खुद हमारे मुगल एम्परर लीड कर रहे हैं। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस? नेम द 4 मेजर पावर्स एक्सेप्टिंग इट? तो किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी पॉलिसी को लेकर आए? तो कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। किस किस स्टेट को एक्सेप्ट करके इसमें भारत में मिला दिया था ब्रिटिश इंडिया में? तो वो थे हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत, इन सबको सब्सिडरी अलायंस के नाम पर ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया। यहाँ सब्सिडरी अलायंस के नाम पर पहले इनको अपना पपेट बना लिया था अंग्रेजों ने, ना। सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत, राइट। विच इंग्लिश लेडी डिफेंडेड हर सेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश रिबेल्स इन कानपुर? तो उस अंग्रेजी महिला का नाम बताना है जिन्होंने कानपुर में इंडियन जो रिबेल्स थे उनसे अपने आप को बचाया। तो वो लेडी थी मिस व्हीलर, मिस व्हीलर। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कब आई? 1798। रिबेल्स ने, विद्रोहियों ने दिल्ली को कब कब्जा लिया था या दिल्ली कब पहुंच गए थे? 11 मई 1857। अवध को कब अनेक्स किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर लिया गया था अवध को। फिरंगी का मतलब क्या है? फिरंगी एक वेस्टर्न जो लोग होते थे उन्हीं को हम बोलते हैं फिरंगी। और किस साल अवध जो है फॉर्मली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाता है? 1856 में। मौलवी अहमदुल्ला कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे इन्होंने 1857 की रिवोल्ट में लोगों को ऑर्गेनाइज किया था, इकट्ठा किया था, और इन्होंने एक बैटल ऑफ चिन्हाट हुआ था, बैटल ऑफ चिन्हाट में अंग्रेजों को हराया था मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट।
रंगबाग किसने बनवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखो पूरा तो नहीं, आपको फिर भी कुछ ब्लॉक्स आपको देखने हैं बुक में, जो ब्लॉक्स दे रखे हैं, और भी प्रैक्टिस करते रहने हैं। तो ये तो बस एक प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आई होप ये आपके काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। क्लास 12 की हिस्ट्री जो है इसकी बुक 3 हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के मैं एक सिंगल वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें हमने MCQs प्लस प्लेन द ब्लैंक्स प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो बोर्ड एज वेल एज CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्प्रेरी आइज। इसमें पूरा फोकस हमारा महात्मा गांधी पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन भी महात्मा गांधी देखने को मिलेगा, आप देखना है ना। तो गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप सबको पता है गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे, जनवरी 1915 में। तो गांधी जी इंडिया में वापस कब आते हैं? तो जनवरी 1915 में आते हैं। गए कब थे? 1893 में गए थे, राइट। गांधी जी कंडक्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो देखो गांधी जी ने ये सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में ही कर लिया था, है ना। पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी 1915 में वापस इंडिया आए तो इन्होंने सलाह ली और अपना एक गुरु बनाया, राजनीतिक गुरु। किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। और जिन्होंने कहा कि गांधी जी एक बार आप मतलब इंडिया में विजिट कीजिए। तो इंडिया ने गांधी जी ने 1915 से 16 के बीच में भारत भ्रमण किया था, इंडिया का टूर किया था, राइट। तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। वे डिड गांधी डिमांड फॉर रिमिशन फॉर टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट। गांधी जी ने कहाँ पर टैक्सेस के छूट की बात करी थी कि टैक्सेस में छूट दी जाए, क्योंकि हार्वेस्ट जो है, फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो यह है खेड़ा, गुजरात। जलियांवाला बाग मसैकर कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग मसैकर कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। आप सबको पता है, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, है ना। तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। लीडर्स हु लेड दी खिलाफत मूवमेंट वर। खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले दो भाई थे, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। और इसी मूवमेंट को सपोर्ट किया था गांधी जी ने। ब्लैक बिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स द टोटल स्ट्राइक्स इन 1920 वर। तो 1921 में कितनी स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई थी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से? 396। गांधी जी डिड सॉल्ट मार्च इन। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट किया था? 1930 में, ठीक, मार्च 1930 में ना। जलियांवाला बाग मसैकर टुक प्लेस इन अमृतसर इन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। किसको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर कॉल्ड कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह। किस लीडर ने पूरे देश में या देशव्यापी अभियान चलाया था? किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। तो वो थे महात्मा गांधी। द चरखा विद डैश बिकेम द मोस्ट अवॉइडिंग इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किसके साथ चरखा को एसोसिएट किया जाता है यहाँ पे? तो महात्मा गांधी के साथ चरखा को एसोसिएट किया जाता है, और ये उस समय भारतीय राष्ट्रीयता का ये सिंबल बन गया था, है ना। इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन विद ब्रिटिश मेंबर्स कम टू इंडिया। कौन सी साल में साइमन कमीशन भारत में आया था? 1928 में भारत में आया था। इन विच सेशन डिड कांग्रेस मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ टू पूर्ण स्वराज। कौन से सेशन में कांग्रेस ने ये कमिटमेंट किया था कि हम पूर्ण स्वराज लेके ही रहेंगे? वो था लाहौर सेशन ऑफ 1929, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। और इसके नेक्स्ट ईयर ही 26 जनवरी 1930 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? आपको पता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो गांधी जी इस वाली सेकंड वाली में गए थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? लंदन में। लंदन कहाँ? इंग्लैंड में उस समय, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास। तो देखो यहाँ पर तो इस चैप्टर में जो बात की जा रही है वो 1935 के एक्ट की बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, फिर 1935 में। और 1857 की रिवोल्ट देखें तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आया था 1858 में। तो यहाँ पे पॉसिबली 1935 की बात की जा रही है, और बाकी ईयर दे भी नहीं रखी है ना।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डेड महात्मा गांधी अपोज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द लोअर कास्ट। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिलना ही नहीं चाहिए लोअर कास्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और यहीं पर इन्होंने मना कर दिया। एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो कौन से ब्रिटिश पीएम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एज द किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर इन ऑर्डर टू प्रिसाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। क्विट इंडिया कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में क्विट इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसको किसने कंपाइल किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। गांधी लेफ्ट इंडिया इन द ईयर। गांधी जी ने इंडिया को कब छोड़ा भाई? गांधी जी ने इंडिया को 1893 में छोड़ा था, वापस 1915 में आए थे। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। लाहौर में इन्होंने सेशन किया था, जहां पे पूर्ण स्वराज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज विद। गांधी जी को ही खुद अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 1922 में, जब वो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और चोरा चोरी की घटना हो गई थी। और इन पर कौन सा चार्ज लगाया गया था? सेडिशन का, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया था ना। इन February 1922 ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड ए पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ डेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस। तो किस जगह पर यह चोरा चोरी घटना हुई थी? किस जगह पे घटना हुई थी जहाँ पे पुलिस स्टेशन को कुछ ग्रुप ऑफ किसानों ने इसको जला दिया था? तो वो चोरा चोरी था गोरखपुर में ना। और गोरखपुर का है उत्तर प्रदेश में। पहले उत्तर प्रदेश को हम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुए? 1915 में। ब्लैक एक्ट किसको बोला जाता है? रोलेट एक्ट को बोला जाता है। When and where सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन में हुई थी। गांधी जी ने इसको अटेंड किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, जहां पे जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जो पार्टी थी, इसको किसने मतलब बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? तो इंडियन कौन थे पहले? सी राजगोपालाचारी। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी 1905 में। पॉलिटिकल मेंटर कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। गांधी जी का असैसिनेशन को हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? 1946 में बनी थी, जो टेम्परेरी सरकार बनी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच में हुआ? 1939 से 1945 के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में। वैन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1939 अमृतसर में। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में साइन हुआ था कब? 1932 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च किया था गांधी जी ने? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह चंपारण में कब किया था? 1917 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को कहाँ पर प्रयोग किया? साउथ अफ्रीका में। लाल बाल पाल के नाम से कौन फेमस है? लाल मतलब लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और पाल है बिपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से थे। तो ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता थे, गर्म दल के नेता थे, और इनको जाना जाता है लाल बाल पाल के नाम से। गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब हुआ इंडिया आने के बाद? तो गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में फरवरी 1916 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 में। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया था? क्योंकि चोरा चोरी में घटना हो गई थी, और चोरा चोरी गोरखपुर में एक जगह है यूनाइटेड प्रोविंस में उस समय, और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 20-22 पुलिस वाले मर गए थे, जल गए थे। विच सिंबल्स महात्मा गांधी जी यूज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? कौन से सिंबल्स को गांधी जी ने स्टार्ट किया था? धोती कुर्ता को इस्तेमाल किया था। और पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट किया? लाहौर सेशन 1929 में। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ऑन व्हाट टू थिंग्स डिड सत्याग्रह एम्फेसाइज? सत्याग्रह में किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया था? एक तो सत्य की जो सत्य पर भरोसा रखो, है ना, सत्य की पावर पर भरोसा रखो, और सर्च और
मतलब सत्य की कोशिश करो और नॉन वायलेंट रहना चाहिए, जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन एंड वेयर डिड पॉलिसी ऑफ एनसीएम अप्रूव्ड, 1920 में पॉलिसी ऑफ एनसीएम अप्रूव कर दी थी नॉन कोऑपरेशन की, और ये नागपुर सेशन जो हुआ था यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, हाँ भाई ठीक है एनसीएम कर सकते हैं। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर और बचा है, इसके बाद तुम्हारे पूरी की पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी और तीनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। और एक वीडियो में तीनों बुकों का मिलाकर भी कंबाइंड करके आपको अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन watch complete history at once. So thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और फाइनली हम आ गए चैप्टर नंबर 12 पर, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 12 की हिस्ट्री, बुक नंबर 3, और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारे सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, पहली बात हम इसमें बहुत सारे MCQs डिस्कस करेंगे, इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैप्टर में मेनली चीज़ क्या है देखो, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में आया था, ठीक है। कहाँ से? इंग्लैंड से आया था। और इसी मिशन के तहत इसने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान देना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग तरह के मेंबर्स थे, ठीक है। कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए थे और कुछ मेंबर्स अलग अलग जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे वहाँ से आए थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को बनाया था। इसी ने मतलब जो है आज का जो हमारा संविधान है, दैट इज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। अब इस असेंबली में बहुत सारी कमेटीज थी अलग अलग काम के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। ऐसे ही इसमें अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर चीज़ को लेकर यहाँ पे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे। कोई भी चीज़ आज हमारे संविधान में है वो डायरेक्टली ऐड नहीं की गई है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और फाइनली फिर एक बीच का रास्ता निकाल के चीज़ों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इसके साथ साथ आपको पता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से भी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के ऊपर ही यहाँ पे चलने वाली है, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, भारतीय संविधान एग्जिस्टेंस में कब आया। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 बन के रेडी हो गया था। एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है। इसलिए हम 26 जनवरी को, आपको पता होगा, हर साल सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इससे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। हाउ मेनी टोटल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस हुए टोटल, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स, अच्छा सेशन जैसे आज भी आपने देखा होगा ना, भारत में हमारी में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं ना, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, है ना, ऐसे करके सेशन चलते हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल जो सेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए 11। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर कांग्रेस के भी मेंबर थे? तो लगभग 82%, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन, कॉन्स्टिट्यूशन कब से कब तक बना था? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में बना था, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड आफ्टर 3 years ऑफ डिबेट इन, कॉन्स्टिट्यूशन को कब साइन किया गया था? दिसंबर 1949 में। इसमें अप्रोप्रिएट आंसर यही है। हाउ मेनी डेज डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गो टू इट्स मीटिंग, कितनी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 165 मीटिंग्स हुई थी, ठीक है ना। एग्जैक्ट बनने में कितना टाइम लगा था? 2 year 11 months और 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे टोटल, ये ध्यान रखना, लगभग 3 साल ही हो जाते हैं ना। द सोल्जर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, इन्होंने कब रिवोल्ट किया था? इन्होंने स्प्रिंग ऑफ 1946 में रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप ध्यान रखना, अहम रोल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है? दैट इज इंडिया, है ना। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, बहुत ही ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, भारी कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट।
वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसने कहा कि हम जस्ट कॉपी नहीं करने जा रहे हैं भैया? जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे, अपने भारतीय सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके हम ऐड कर रहे हैं। हु रेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और यही इंट्रोड्यूस किए थे ना। The British element is gone, but they have left the mischief behind. Who said this statement? कह रहे कि अंग्रेज तो चले गए मगर उनके अंश यहाँ पे रह गए हैं, तो भैया किसने कहा था ऐसा? सरदार पटेल ने। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट विच पॉलिटिशियन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द ऑप्रेस्ड कास्ट, तो जब हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कौन से पॉलिटिशियन ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी ऑप्रेस्ड कास्ट के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बट आपको बताइए महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया और एक पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें अम्बेडकर जी रेडी हो जाते हैं इस डिमांड को छोड़ने के लिए, और तब डिप्रेस्ड क्लास के लिए दिए गए थे रिजर्वेशन का सिस्टम दिया गया था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट आया था तब, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थॉट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड प्रूव सुसाइडल, ऐसा किसको लगता था, कौन से मेंबर को लगता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को कि भैया ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है ना ये बिल्कुल सुसाइड की तरह है। सेपरेट इलेक्टोरेट समझते ही ना, किसी भी पर्टिकुलर सपोज कोई एरिया है, यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एक रिलीजन या एक कास्ट का खड़ा होगा जिसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, और उसको वोट भी उसी कास्ट या उसी रिलीजन के लोग देंगे, बाकी नहीं देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट एक सोसाइटी की तरह होगा, ये किसने कहा था? बेगम एजाज रसूल। महात्मा गांधी वाज सपोर्टर ऑफ लैंग्वेज, महात्मा गांधी किस लैंग्वेज के सपोर्टर थे? हिंदुस्तानी। द अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये किसने कहा था कि साउथ में हिंदी के खिलाफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा है? दुर्गाबाई। ऑन डैश मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे, किस दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था? 16 अगस्त 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन बिगेन ऑन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन कब स्टार्ट हुए थे? 9 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर को ही पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ऑन डैश पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेशन वाज डन इन, किस डेट को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त को 1947 को, हमसे एक दिन पहले, और इसका सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? कराची। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर एंड नवंबर, मतलब दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारा संविधान बना था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजाज हुज ओन एलिजेंस टू द ब्रिटिश क्राउन, तो मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पर कितना एरिया भारत का नवाब और महाराजाओं के बीच में हुआ करता था, जो अंग्रेजों को अपना सुप्रीम मान चुके थे? तो 1/3 एरिया, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ऑन 13 दिसंबर 1946 डैश इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी बनते हैं। द वर्ड रिपब्लिक ऑलरेडी कंटेन द वर्ड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड के अंदर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक वर्ड की मीनिंग है, राइट। When elections were held in 1937 under the Government of India Act 1935, the Congress came in power in dash out of 11 provinces, तो 1935 के इलेक्शन जो अपना 1935 में सरकार ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत इलेक्शंस कराए गए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में। तो कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस पावर में आती है? 8 प्रोविंसेस में आती है आउट ऑफ 11। डैश पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट ए माइनॉरिटी, किस व्यक्ति ने कहा था कि भाई जो डिप्रेस्ड कास्ट जो है न्यूमेरिकली तो मतलब माइनॉरिटी में नहीं है, खूब संख्या है इनकी? तो नगप्पा ने कहा था। आर्टिकल डैश गेव द सेंटर पावर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटर टेक ओवर कर लेगा अगर गवर्नर रिकमेंड करते हैं? तो आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। इसके तहत स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, या इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, और स्टेट की पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। डैश इन्फॉर्म्ड दैट द हाउस ऑफ अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो किसने कहा था हाउस में कि भाई साउथ में हिंदी के खिलाफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा है? तो ये दुर्गाबाई ने कहा था। अगला छोटे छोटे क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर हुआ था? 26 नवंबर 1949, और इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। मेंशन 2 मेंबर्स हु अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट, 2 व्यक्तियों के नाम बताओ, 2 मेंबर्स के नाम बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया? तो सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत। व्हाट रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर भीमराव इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या रोल है? तो भैया ये पहली बात तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसने संविधान बनाया।
नेम ए मेंबर हु सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक मेंबर का नाम बताइए जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया था। तो बी पोकर बहादुर मद्रास से थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। विच पार्टी वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? तो दैट वॉज कांग्रेस। को कमेंट करके बताओ कांग्रेस कब बनी और इसके फाउंडर कौन थे? व्हाट डिड लैंग्वेज कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लैंग्वेज को लेकर कमेटी बनी थी उसने क्या सजेस्ट किया कि नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो उसने कहा कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रही है इसको हमें बना देना चाहिए लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट। व्हाट डिड महात्मा गांधी थिंक ऑन द क्वेश्चन ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, महात्मा गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते थे? महात्मा गांधी जी का मानना था हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है एक आइडियल लैंग्वेज रहेगी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में बातचीट करने के लिए। हु डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जस्टिस की डिमांड किसने की थी? हंसा मेहता ने। व्हेन वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी जी, राइट। नेम द टू मेंबर्स हु एडवोकेटेड ए पावरफुल सेंटर, दो व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने कहा था कि सेंटर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग देन स्टेट्स। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बालकृष्ण शर्मा जी ने कहा था, राइट। विच ट्राइबल लीडर हैड डिमांडेड राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द ट्राइबल्स इन द लेजिस्लेचर, किस व्यक्ति ने, ट्राइबल लीडर ने ये कहा था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए ट्राइबल लोगों को? तो ये कहा था जयपाल सिंह ने कहा था, राइट। तो बस इतने ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे क्लास 12th की हिस्ट्री के हमारे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और अभी बहुत जल्दी आपको एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पे सभी 12 के 12 चैप्टर्स को कंबाइंड करके मैं अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जाम है आने वाले समय में, और CUET में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। धन्यवाद।